हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी क्यों करते हैं। राइट। तो देखिए क्या होता है एज अ केमिस्ट, है ना। एज अ केमिस्ट जब हम केमिस्ट्री में ठीक है रिसर्च के लिए जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड की मान लीजिए हमने सिंथेसिस की। ठीक है, सिर्फ कंपाउंड की सिंथेसिस कर दी है इतना ही सफिशिएंट नहीं होता, है ना। तो उसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट टास्क जो आता है वो क्या आता है कि उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, वो ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का। राइट। तो अब फिर हम कैसे करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड का एनएमआर किया या वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा हमने उसका डिस्कस किया या हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को स्टडी किया। तो हम क्या करते हैं, जो वो सब्सटेंस होता है ना, मतलब जो मैटर होता है, ठीक है, यहाँ पे मैटर हमारा क्या है, मैटर हमारा है जिस कंपाउंड की हमने सिंथेसिस की है। तो जिस कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में हमें जानना है वो हमारा यहाँ पर क्या है, मैटर है। राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो मैटर होता है, मैटर बोल दो, या केमिस्ट्री में मैटर हमारा क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, केमिस्ट्री में हमारा मैटर क्या है, कंपाउंड है। तो उसकी इंटरेक्शन करवाते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ, interaction of electromagnetic radiation, interaction of electromagnetic radiation with matter। ठीक है, interaction of electromagnetic radiation with matter is known as spectroscopy with matter। राइट। अब देखिए, ठीक है, हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंस हमें ये पता चल गया कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी क्यों करना है, क्योंकि जितनी भी यूजफुल प्रॉपर्टीज है हमारी, लाइक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो हम सारी किसकी हेल्प से स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से स्टडी करते हैं। राइट। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक के लिए आपको बुक प्रेफर करनी है, ठीक है, तो रेफरेंस बुक है बैनवर। ठीक है, ये बुक, इस बुक से आप फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हो। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये बेस्ट बुक है। ठीक है, तो हमने भी जो कंटेंट लिया है वो इसी बुक से लिया है। राइट। देखिए हमारे पास, अब हमने क्या बात की, आइए अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। राइट। ठीक है, कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्म्स यूज होंगी वो कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करने वाले हैं, सिग्नल्स कैसे आते हैं, शार्प सिग्नल क्या होते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आज के लेक्चर में हम सभी इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में बार बार यूज होगी। ठीक है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए जो फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। राइट। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो मैटर लिया और हमने उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ क्या करवा दिया, इंटरेक्ट करवा दिया। राइट। अब पहले तो हम बात करते हैं, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है मैटर जो इंपॉर्टेंट है और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट। मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मैटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ये मैटर क्या है। तो देखिए, इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हमारे पास ये मैटर क्या है, कोई कंपाउंड है
है ना। इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भाई ठीक है, केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट क्या करेगा, मान लीजिए रिसर्च की कंपाउंड सिंथेसिस कर दिया, ठीक है, वही मैटर होगा उसके लिए। तो इन केमिस्ट्री मैटर इज कंपाउंड, ठीक है, मैटर इज कंपाउंड, राइट। तो चलो ये तो एक टर्म तो हमें क्लियर हुई, ठीक है, कि ये मैटर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। तो आइए पहले हम एक बार डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो देखिए इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, ऐसी रेडिएशंस जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों क्या हो, प्रेजेंट हो, और दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और साथ ही में वो परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव के, ठीक है। देखिए कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ठीक है। जो ये वेव है यहाँ पे क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बी से, ठीक है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है हमारे पास, ई से, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और साथ ही में ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस are those radiation in which both electric and magnetic components are present, electric and magnetic components are present, ठीक है, present, which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other and also perpendicular to, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, and also perpendicular to the direction of propagation of wave, and also perpendicular to the direction of propagation of wave, right। तो हमारे पास है ना, ये क्या आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, राइट। पर है ना, ठीक है, अभी हम उनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, वो भी अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ टर्म्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसे कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये क्या होता है, ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, टर्म्स, जो सम टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फर्स्ट इज वेवलेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से, ठीक है।
तो वेवलेंथ क्या होती है, देखिए मान लीजिए ये एक रेडिएशन है, ऐसे ये ऐसे क्या है, एक वेव है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये हमारे पास है ट्रफ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट का मतलब है कि जो आपके पास, हमारे पास क्या है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक ये क्रेस्ट और एक ये, है ना। ऐसा नहीं कि पहले ये वाली ले लो फिर ये वाली लो थर्ड, वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन either two consecutive the distance between either two consecutive crest or trough is known as wavelength, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है। यूनिट्स क्या होंगी वेवलेंथ की, यूनिट्स होंगी सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर और एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और एंगस्ट्रॉम। हमें पता है कि देखिए 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये तो आपको कन्वर्जन आनी ही चाहिए सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि आपकी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, आपको यूनिट्स कुछ भी दी जा सकती है और किसी भी यूनिट में वो आपसे कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। तो ये यूनिट्स तो आपको आनी ही चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हुई, दैट इज वेवलेंथ। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म आती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या थी, वेवलेंथ थी, राइट। अब जो सेकंड टर्म है वो है जी फ्रीक्वेंसी। सेकंड टर्म इज फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल न्यू, ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, बाय सिंबल न्यू, न्यू से फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, मान लीजिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स पास हो रही हैं 1 सेकंड में, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितनी ज्यादा वेव्स, मतलब जितनी वेव्स पास होंगी 1 सेकंड में एक पॉइंट के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए एक केस में 10 वेव पास हो रही है 1 सेकंड में, दूसरे केस में मान लीजिए 20 वेव पास हो रही है 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी कौन से वाले की ज्यादा होगी, जिसमें 20 वेव्स पास हो रही है, राइट। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वेव्स passing through a point the number of waves passing through a point in 1 second. The number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे, राइट। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स बोल दो या फिर हर्ट्ज बोल दो, ठीक है। सेकंड इनवर्स आप बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, हर्ट्ज, राइट। तो ये हमारे पास यूनिट्स हैं फ्रीक्वेंसी की। अब देखिए फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला भी है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड है तो यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency।
ठीक है, एक पॉइंट के थ्रू कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी 1 सेकेंड में, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की, दैट इज थर्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो देखिए एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं सिंबल ए से। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है, या तो आप हाइट ऑफ क्रेस्ट बोल दीजिए, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, डेप्थ ऑफ ट्रफ is known as, depth of trough is known as amplitude, is known as एम्पलीट्यूड, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, राइट। देखिए जैसे ना हमारे पास ये वेव है ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये वेव है, तो इसकी जो हाइट है क्रेस्ट की या जो डेप्थ है ट्रफ की, ये दोनों सेम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड होता है, राइट। उसके बाद एक टर्म और हमारे पास होती है, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से, ठीक है। हमारे पास टर्म क्या होती है, वेव नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तो जो वेव नंबर होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर, reciprocal of wavelength is known as wave number, right। तो wave number हमारे पास क्या है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा, ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ठीक है, जो रेसिप्रोकल होती है ऑफ वेवलेंथ की, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, या मीटर इनवर्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, इसकी यूनिट हो जाएंगी वेव नंबर की, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गई, कुछ टर्म्स हो गई, ठीक है, विच इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब है ना, यहाँ पर आपको 2-3 फॉर्मूलेस हैं जो आपको आने ही चाहिए। तो देखिए 2-3 फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं, एक तो है एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, वेयर H is Planck's constant, where H is Planck's constant, mu is frequency, mu is frequency, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेकंड जो फॉर्मूला है वो हमारे पास ये होना चाहिए कि C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये आपको याद रखना है, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। अब देखिए C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, फिर तो आप कुछ मर्जी बना लो, आपको ये रिलेशन आप याद कर लेना, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, वेयर C is speed of light, where C is speed of light, ठीक है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ, राइट, ये हो गया। उसके बाद ये तो हमारे पास हो गया E इज इक्वल टू एच न्यू, सेकेंड फॉर्मूला C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। उसके बाद थर्ड आपको याद होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, and fourth wave number is reciprocal of lambda, right। तो ये हमारे पास क्या है, ये 4 फॉर्मूलाज है जो आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये हो गई थी हमारे पास टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखिए, अब हमने ना यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है, सॉरी, हमने लिखा स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द
इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, ये लिखा था ना। तो देखिए यहाँ पे हमने जो मैटर है ये भी डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, राइट। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये होता है अगर हम डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को अरेंज कर दे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, या आप ये बोल दो इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग एनर्जी, मतलब एक पैटर्न होना चाहिए, या तो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लिख दो, डिक्रीजिंग वेवलेंथ लिख दो, इंक्रीजिंग वेवलेंथ लिख दो, या फिर डिक्रीजिंग एनर्जी लिख दो। ठीक है, तो वो सारे वो हमारे पास वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is the arrangement of is the arrangement of different electromagnetic radiation, arrangement of different electromagnetic radiation according to their, ठीक है ऐसे लिखना, इज द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ, अकॉर्डिंग टू लिख दो, रेडिएशन in terms of increasing energy, either increasing energy or decreasing wavelength, increasing energy रह गया जी लिखना, increasing energy और decreasing wavelength and vice versa, ठीक है, and vice versa is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, हम क्या कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ लिख लो, बोथ आर सेम थिंग, और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, राइट। अब है ना इसको लर्न करने का कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो कौन कौन सी है और उनके लिए रेंज क्या है, ठीक है, उनके लिए रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है, वेवलेंथ की रेंज क्या है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। जो अभी मैं लिखूंगी ना, ठीक है, जो स्पेक्ट्रम अभी हम लिखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक बार क्या हुआ था, जो CSIR नेट का एग्जाम था, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि CSIR नेट में ही पूछा जा सकता है, किसी टीचिंग एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। देखिए जब है ना CSIR नेट का जो एग्जाम है वो एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, ठीक है, तो जब वहां पे क्वेश्चन आ सकता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जितने भी PGT के लिए जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम्स है, ठीक है, या फिर आप ये बोल दो CUET PG का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे भी यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, जो अभी मैं टेबल बनाऊंगी, राइट। तो उसको बहुत उसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, मैंने तो कर दिया जी स्टार मार्क, आप भी कर लीजिए, सबसे पहले स्टार मार्क कर दो और आपको इस पैटर्न को क्या करना है, लर्न करना है। बहुत ही आसान तरीका है, देखिए हमें ना ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक आपको क्या लर्न करनी है, ट्रिक करनी है राम, ठीक है, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन इज, ठीक है, इज वैसे तो आर लिखते हैं ना, राम एंड मोहन आर, ठीक है, कि दो पर्सन है, तो हम अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग बात करें तो आर लिखना चाहिए, पर आर नहीं लिख रहे, इज लिख रहे हैं। राम एंड मोहन
is very unique x guys, ठीक है। राम एंड मोहन इज वेरी यूनिक एक्स गाइस। तो देखिए आर राम, आर से रेडियो वेव्स, आर से आपको याद रखना है रेडियो वेव्स को। मोहन, एम से याद रखना है माइक्रोवेव्स को। इज, आई से याद रखना है इंफ्रारेड रेज को, इंफ्रारेड रेडिएशन को। वी से विजिबल, यू से ये क्या है यूनिक, यू से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्स एक्स रेज एंड गाइस गामा रेज, ये क्या हो जाएगा गामा रेज, ठीक है। गामा रेज के बाद एक कॉस्मिक रेज होती है, ठीक है, वो भी लिख लीजिए कॉस्मिक रेज, राइट। तो देखिए राम एंड मोहन इज वेरी यूनिक एक्स गाइस, ये आप याद कर लो, ठीक है। तो इससे आपको ये सारे का सारी जो अरेंजमेंट है वो आपको याद हो जाएगा। अब है ना, अब बात ये करनी है हमें कि जो डाउन द सीरीज जब हम जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो देखिए याद करने का तरीका जो मुझे सही लगता है, आर से रेडियो वेव्स, आर से रेड कलर, है ना, आर से ही रेडियो वेव है, आर से ही क्या है रेड कलर है। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पे इसकी कलर जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा है, मतलब जब हम डाउन द सीरीज चल रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी क्या हो रही होगी इंक्रीज हो रही होगी, है ना। तो देखिए डाउन द ग्रुप एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीज होती है। अब क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू है, ठीक है, न्यू की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और लैम्डा क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर एनर्जी के टर्म में बात करोगे तो आप बोलोगे, ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। फ्रीक्वेंसी भी डाउन द सीरीज क्या हो रही है इंक्रीज, बट लैम्डा क्या हो रही है डिक्रीज। आई चीज समझ में। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अरेंजमेंट है किसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी और डिक्रीजिंग वेवलेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर, ठीक है, इसकी इनकी रेंज क्या है, इनकी रेंज क्या है। तो देखिए इनकी रेंज क्या है वो हमें स्टडी करना है। तो इनकी जो रेंज है ना, अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में इनको याद करें तो बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाता है हमें लर्न करना। अदरवाइज अगर वेवलेंथ को हम याद करने बैठे तो ठीक है, तो वो काफी डिफरेंट वैल्यूज आती है वहां पर और हमें फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है और हम भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पर, है ना। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वैसे ही काफी कुछ हमें लर्न करने को होता है ना, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी हमारे माइंड में उस टाइम पे चली होती है। तो देखिए इसको याद करने का आसान तरीका है, आप फ्रिक्वेंसी याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए मैम एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वेवलेंथ से रिलेटेड, तो कुछ नहीं, हमें फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला तो पता ही है, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वहां से आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आपके पास वेवलेंथ क्या आएगी, राइट। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को आपको कैसे याद करना है। यहाँ पर रेडियो वेव्स के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻⁶ टू 3 × 10⁻10 हर्ट्ज, ठीक है। रेडियो वेव्स यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 3 × 10⁻⁶ से 3 × 10⁻10 हर्ट्ज। माइक्रोवेव्स के लिए 3 × 10⁻10 टू 3 × 10⁻12 हर्ट्ज। यहाँ पर इंफ्रारेड के लिए 3 × 10⁻12 टू 3 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। वी विजिबल के लिए क्या होती है, विजिबल के लिए 3 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻16 हर्ट्ज।
अब जो हमारे पास, ठीक है, ये है अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन है, इन दोनों के लिए सेम होती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं ना, इन दोनों के लिए ना, इन दोनों के लिए ये सेम है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल के लिए 3 × 10⁻14 टू 3 × 10⁻16। उसके बाद एक्स रेज, एक्स रेज के लिए 3 × 10⁻16 टू 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। उसके बाद लास्ट में गामा रेज के लिए 3 × 10⁻18 टू 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। और कॉस्मिक रेज में तो क्या आ जाएगा, मोर देन 3 × 10⁻20, ठीक है, मोर देन 3 × 10⁻20, राइट। तो देखिए रेडियो वेव्स के लिए क्या आ गई, 3 × 10⁻6 टू 3 × 10⁻10। ऐसे याद रखना, जो सबसे पहली रेडिएशन है उसमें यहाँ पे ऐसे 4 डिजिट का गैप है, ये 10⁻6 से क्या है, 10⁻10 तक है ना, 3 × 10⁻6 से 10⁻10। बाकियों में क्या है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 2 का गैप है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर लिख मेंशन कर लीजिए, ये फ्रीक्वेंसी है जी, ठीक है, आपको आपने क्या लर्न की, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए, अब है ना, डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए बॉन्ड लेंथ, ठीक है, जो कंपाउंड सिंथेसिस किया उसकी आपको क्या स्टडी करनी है, बॉन्ड लेंथ। तो फिर आप कौन से रेडिएशन को इंटरेक्ट कराओगे उस कंपाउंड के साथ, तो बॉन्ड लेंथ के लिए जैसे हम माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं, तो इस रीजन की, माइक्रोवेव रीजन की क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाएंगे कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगी, फिर हमें बॉन्ड लेंथ हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंडर जब हम क्या स्टडी करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए हमें ना अब यहाँ पे ये बात करनी है कि जब हम रेडियो वेव्स को फोल्ड डाउन करवाते हैं, इंटरेक्ट करवाते हैं सब्सटेंस के साथ, तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप हमें चेक करना है, मान लीजिए कि भाई जो कंपाउंड बनाया है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो उसके लिए हम इंटरेक्ट करवाएंगे, ठीक है, हमारे कंपाउंड को विद इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। जैसे आपने पहले पढ़ी भी होगी कि जो हम ऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे हमें क्या पता चलता है, फंक्शनल ग्रुप का पता चलता है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को हम इंटरेक्ट करवाते हैं मैटर के साथ, मीन्स हमारे कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास क्या आते हैं, डिफरेंट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, सॉरी, ठीक है, कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करनी है, आईआर करनी है, मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अभी हमें ना यहाँ पर वही लिखेंगे, तो ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास कि अगर रेडियो वेव्स को इंटरेक्ट करवाया तो कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम उसके अंडर स्टडी करते हैं। हाँ जी, तो देखिए जब हम रेडियो वेव्स को इंटरेक्ट करवाते हैं कंपाउंड के साथ, तो हम स्टडी करते हैं एनएमआर। क्या स्टडी करते हैं, एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, राइट। उसके बाद माइक्रोवेव्स, ठीक है, जब माइक्रोवेव्स को इंटरेक्ट करवाते हैं कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास, ठीक है, हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। इंफ्रारेड रेडिएशंस को जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है, मैटर के साथ, तो हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हम स्टडी करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसके बाद विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, ठीक है, तो जब हम इंटरेक्ट करवाते हैं सब्सटेंस को विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के साथ, तो हमारे पास कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, पढ़ते हैं ना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक में, और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी रीजन में फोल डाउन करती है, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया, ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइज इन विच रीजन, तो इंफ्रारेड रीजन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरे से, ठीक है, हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद गामा रेज, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो, तो वो होती है मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, गामा रेडिएशन को इंटरेक्ट करवाया जाता है कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मॉसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, राइट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या है, यहाँ पे ये टेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, ठीक है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी और कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके रिस्पेक्ट में, उन रेडिएशन के रिस्पेक्ट में हम स्टडी करते हैं, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। इसी तरीके से लर्न करना बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये लगता है कि मैम हमें तो वेवलेंथ लर्न करना इजी लगता है या हमने ऑलरेडी लर्न कर रखी है, तो आप वैसे कर सकते हो, राइट। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली, देखिए हमने मैटर की बात की, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टडी कर लिया क्या होता है। अब हमने ये भी स्टडी कर लिया कि अगर हमने उसकी इंटरेक्शन करवाई तो हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करते हैं, राइट। अब क्या होगा कि अब हमने तो लिख लिया रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, एनर्जी लेवल की। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। तो एनर्जी लेवल्स हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। मान लीजिए ये है फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, दिस इज सेकेंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड दिस इज सेकेंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। डैश लिख दिया मैंने क्योंकि ये सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में है और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में है। ठीक है, वाइब्रेशनल के अंदर फर्दर क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, फर्दर क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो देखिए जैसे ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, इसके अंदर फर्दर होंगे ऐसे रोटेशनल एनर्जी लेवल, लाइक दिस। ठीक है, R1, R2, R3, R4, ठीक है ऐसे, फिर ये R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन 5। ठीक है, R2, R3, R4, 5 ऐसे ही। फिर यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आ गए। ठीक है, फिर इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आ गए, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। रोटेशनल के अंदर फर्दर क्या होते हैं, ट्रांसलेशन, बट हम उन्हें शो नहीं करते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर ट्रांजिशन हुई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में, कि मतलब इतनी एनर्जी है कि जो ट्रांजिशन है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ हो गई। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हुई, तो हमारे पास क्या आती है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, इसके बीच में अगर ट्रांजिशन होती है दो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, ये वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ठीक है, इफ ट्रांजिशन अकर बिटवीन टू वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, देन, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। अगर ट्रांजिशन होगी दो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में, तो हमें कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब आप कहते हो कि मैम ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों स्टडी नहीं करते, नहीं करते ना, आज तक किसी ने सुनी भी नहीं होगी कि ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कोई टॉपिक होता है। क्यों नहीं हम स्टडी करते ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रीजन क्या है इसके पीछे। तो देखिए रोटेशनल के अंदर है ना फर्दर होते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल, और ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप होता है ना वो इतना स्मॉल होता है कि उसे तो मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, ठीक है, वो रूम टेम्परेचर पर ही उसे क्या कर लेता है, क्रॉस कर लेता है।
मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में चला जाता है, ठीक है। जबकि रोटेशनल में नहीं जा सकता, जब वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, तभी वो दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाएगा। जबकि ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल में एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए, ठीक है, वो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पर ही कवर्ड हो जाता है वो गैप। तो इसलिए हम ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, सबसे पहले तो एक चीज आपको ये याद होनी चाहिए, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर कौन सी एनर्जी होगी हमारे पास, वाइब्रेशनल एनर्जी, और फिर क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी सबसे कम, ठीक है, फिर वाइब्रेशनल, और सबसे ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होगी, राइट, ये होगी। अब है ना, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखना है इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, translational spectra is not observed, या आप या क्या लिख सकते हो कि हम उसे स्टडी नहीं करते, ठीक है। ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा इज नॉट, ऐसे लिखना, वी विल नॉट स्टडी ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ऐसा लिखना। द एनर्जी बिटवीन, द एनर्जी गैप between two translational energy level, between two translational energy level, ठीक है, the gap between two translational energy levels are so small, are so small that it can be covered at room temperature, it can be covered even at room temperature, ठीक है, इवन रूम टेम्परेचर पर हम उसे क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। therefore ठीक है, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा इज नॉट स्टडी, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा बोल दो, या आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। therefore we will not study, ऐसे लिखना, therefore we will not study about ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी नहीं करते, ठीक है, तो या फिर कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, उसके लिए कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जरूरत नहीं होती, किस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, अगर हमने कहा कि ये जो गैप है वो रूम टेम्परेचर पर ही कवर हो गया, अगर रूम टेम्परेचर पर ही कवर हो गया है, ठीक है, तो जरूरत ही क्या है फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन करवाने की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ अगर इंटरेक्शन करवाएंगे, क्यों करवा रहे हैं, ताकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे और वो किस में जाए, एक लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाए, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गई, हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हमारा जो मेन पॉइंट था कि ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी क्यों नहीं करते हैं। उसके बाद जो ये एनर्जी लेवल होते हैं ना, ठीक है, एक टर्म आपको देखने को मिलेगी, एनर्जी लेवल आर क्वांटाइज्ड, ठीक है, एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब होता है जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है ना। मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, इसके कुछ एनर्जी फिक्स होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल कि जैसे इसकी एनर्जी मान लीजिए हमने बोल दिया एच न्यू है, तो ये फिक्स है ना। सेकेंड वाइब्रेशन एनर्जी की मान लीजिए वैल्यू है 2 न्यू, तो ये फिक्स है कि इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, फिक्स है। हम इजी वे से कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है किसका, क्वांटाइज्ड का।
कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, देखिए क्वांटाइज्ड होता है जिसके बीच में एक एनर्जी गैप हो, हमें पता है कि वो फिक्स एनर्जी गैप कितना है ना। अब कॉन्टिन्यूअस होता है कि मान लीजिए इस तरीके से ये इतनी मर्ज है ना, हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लेवल, और ये हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, राइट। तो ये टर्म क्वांटाइजेशन का मतलब भी आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, राइट। उसके बाद अब देखिए, अब हमने ये स्टडी कर लिया कि चलो भाई हमारे पास मैटर है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इंटरेक्शन करवा दी, जो प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करवा दिया, इंटरेक्ट करवा दिया। उसके बाद रिजल्ट हम कैसे स्टडी करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये फंक्शनल ग्रुप आया है, ठीक है, या इतनी बॉन्ड लेंथ आई है, तो वो हमें मिलता है स्पेक्ट्रा, जैसे जैसे मिलते हैं ना एक पैटर्न, जैसे आपको ऐसे पीक्स बनी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है, कि ये पीक कार्बोनिल के लिए है, ये पीक एल्डिहाइड के लिए है, लाइक दैट, है ना। तो जो वो स्पेक्ट्रा, जो मतलब फोटोग्राफ होता है, ठीक है, जो हमें पैटर्न मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब है ना जो वो पीक्स है तो उन्हें हम बोलते हैं सिग्नल, कि हमें 2 सिग्नल मिले, 3 सिग्नल मिले, 4 सिग्नल मिले, है ना। तो वो सिग्नल है, वो सिग्नल भी क्या हो सकते हैं, उनके वो शार्प भी हो सकते हैं और ब्रॉड भी हो सकते हैं। तो शार्प एंड ब्रॉड सिग्नल का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो शार्प सिग्नल का मतलब है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए ये ऐसे स्पेक्ट्रा है, ठीक है, आपको ऐसे एक पर्टिकुलर ऐसे पीक मिल गई एक शार्प पॉइंट में, यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि इतनी फ्रीक्वेंसी पर ये पीक हमें मिली है, तो ये तो हो गया शार्प सिग्नल। और अगर आपके पास सिग्नल आपको ऐसे ब्रॉड सिग्नल मिल रहा है, ब्रॉड सिग्नल, तो इसको आप ये नहीं बोल सकते कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, आप ये बोल सकते हो कि इस रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एक सिग्नल मिल रहा है ना, ये फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो ये क्या होता है, ये कहलाता है ब्रॉड सिग्नल, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या होता है, शार्प सिग्नल, और ये क्या है जी, ब्रॉड सिग्नल, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हमें शार्प सिग्नल मिले तो वो बेटर होता है, क्योंकि इससे एक्यूरेट रिजल्ट का हमें पता चलता है ना, एक्यूरेसी यहाँ पर ज्यादा आती है शार्प सिग्नल में। तो देखिए जो शार्प सिग्नल है यहाँ पर बैंडविड्थ मतलब एक तरीके से ज्यादा है, क्योंकि हमने कहा ये ब्रॉड सिग्नल है, क्या है ये, ब्रॉड सिग्नल, राइट। हमने कहा कि जो शार्प सिग्नल है इसे प्रेफर किया जाता है। उसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास, एक टर्म है जी रिलैक्सेशन टाइम, एक टर्म हमारे पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जो टर्म हमारे पास है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये वो टाइम है जितने टाइम के लिए मॉलिक्यूल क्या रहता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। द टाइम फॉर विच द टाइम फॉर विच the time for which a molecule remain in the time for which a molecule remain in excited state is known as relaxation time, is known as relaxation time, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, राइट। तो जो रिलैक्सेशन टाइम है ना, ठीक है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विड्थ, ठीक है। जितनी बैंड विड्थ ज्यादा होगी उतना रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम कम है तो बैंड विड्थ ज्यादा है, तो ये आपको ना ये लर्न कर लेना है, क्योंकि इस रिलेशन से रिलेटेड भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, राइट। उसके बाद हमें बात करनी है लास्ट, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की। इंटेंसिटी कि हमें ब्राइट सिग्नल मिल रहे हैं या हमें क्या मिल रहे हैं, ठीक है, उनकी ब्राइटनेस कम है। ऐसे करते हैं ना, देखिए कई बार हमें ना बहुत लाइट ऐसे मिलते हैं कि हमें अच्छे से वो क्लियर पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होता, एक बिल्कुल शार्प और बिल्कुल आपको क्या मिले, ठीक है, इंटेंस सिग्नल, है ना, आपको पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक इंटेंस लाइन है,
और ये अगर मैं ऐसे ऐसे हल्का सा ऐसे बना दूं कि आपको दिखाई नहीं दे रही, मतलब बहुत कम दिखाई दे रही है, तो उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की। वो डिपेंड करती है, जो इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल है वो हमारे पास 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड करती है, तो लिखिए इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, intensity of a signal depends on two factors, of a signal depends on two factors, ठीक है। दो फैक्टर कौन कौन से हैं जिनके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, फर्स्ट फैक्टर है दैट इज पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही इंटेंसिटी होगी। देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अगर भाई ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ग्राउंड स्टेट की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, राइट। अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना वो हमें कैसे पता चलती है, पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, ये हमें पता चलती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन से, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन से देखिए वो रिलेशन क्या है वो हमें लिखना है, ठीक है। पहले तो ऐसे लिखना, मोर विल बी द इंटेंसिटी, मोर द पॉपुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है, मोर द पॉपुलेशन ऑफ ground state, more will be the intensity, more will be the intensity, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी ग्राउंड स्टेट की तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन, ठीक है। क्या होगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन, ठीक है। ऐसे लिखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन, Maxwell Boltzmann relation for population is given by, for population is given by Ni is equal to Gi, Ni is equal to Gi into e की पावर माइनस ई आई अपॉन में के टी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टी इज टेम्परेचर, ठीक है, ऐसे लिख लो के इंटू टी, ठीक है। एन आई पॉपुलेशन है, जी आई क्या है, डी जनरेसी है, डी जनरेसी, ई आई क्या है, एनर्जी है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T क्या है जी, टेम्परेचर। कैपिटल T इज टेम्परेचर, राइट। तो Ni इज इक्वल टू जी आई इंटू ई की पावर माइनस ई आई अपॉन में के टी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन रिलेशन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पॉपुलेशन पता चलता है, राइट। और जी आई क्या हो गया, डीजेनरेसी, ठीक है। अब डीजेनरेसी ये तो पहला फैक्टर हो गया कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ग्राउंड स्टेट की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। डीजेनरेसी का भी यही क्या है, जितनी ज्यादा डीजेनरेसी होगी, देखिए डीजेनरेसी जितनी ज्यादा होगी उतनी पॉपुलेशन होगी आईएथ स्टेट की। ये आई इसलिए लगाया हुआ है कि आईएथ स्टेट है ना, कोई भी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर उतनी ही पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सेकेंड, ठीक है। सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है, डी जनरेसी। तो डी जनरेसी क्या है, ठीक है, मोर विल बी द डी जनरेसी, मोर डी जनरेसी मीन्स more will be the intensity, means more will be the intensity, ठीक है। जितनी ज्यादा डीजनरेसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ,
हमारे पास कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो ये हमारे पास पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेक्चर 1 हमारा हो चुका है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो डायरेक्ट लेक्चर 2 मत देखिएगा, राइट। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो लेक्चर 1 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे पास टर्म्स आएंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो लेक्चर 1 में डिस्कस की गई है। एंड सेकेंड थिंग कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी ही क्यों करते हैं, तो वो भी हमारा कहाँ पर मेंशन है, लेक्चर 1 में, ठीक है। जब तक हमें किसी टॉपिक का ये नहीं पता चलेगा कि उस टॉपिक को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा उस टॉपिक में, राइट। तो इसलिए अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट लेक्चर नंबर 2 देख रहा है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखिए एंड देन कंटिन्यू विथ लेक्चर 2, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका यूज क्या है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में भी इसके बारे में थोड़ा बताया है, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूंगी। मान लीजिए हमने लैब में कोई कंपाउंड की सिंथेसिस की और हम चाहते हैं, ठीक है, हमने वहां पर फंक्शनल ग्रुप ये सब चीजें आइडेंटिफाई हम कर चुके हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से स्टडी करते हैं। हमारे सामने टारगेट है कि हमें बॉन्ड लेंथ निकालनी है या बॉन्ड एंगल निकालना है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करने में कौन हेल्प करेगा, हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। अब सबसे पहले ना, अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसी फॉर्मेट पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है भी एग्जाम को क्रैक करना, राइट। अब देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोलिए या सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोलिए, क्या बनता है, ये बनता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, किस रीजन में फॉल डाउन होती है। किस रीजन में फॉल डाउन का मतलब है कि अगर हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करना है तो हमें हमारे सब्सटेंस को, हमारे कंपाउंड को किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो कौन सी, माइक्रोवेव, है ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि इन विच रीजन, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, इन विच रीजन, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉल डाउन इन माइक्रोवेव रीजन। तो यहाँ पर आप लिखिए, ऐसे लिखना, फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, मैटर और कंपाउंड। हमारा मैटर तो क्या है केमिस्ट्री में, कंपाउंड है। कंपाउंड शुड इंटरेक्ट विद, कंपाउंड इज, ठीक है, कंपाउंड शुड इंटरेक्ट विद माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। माइक्रोवेव रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करवाना चाहिए अगर हमें उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का हमें क्या करना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की फॉर्म में लिखूं तो अभी तक ऐसे नेट में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, कैसे पूछा जा चुके हैं, इन विच रीजन, ठीक है, इन विच रीजन रोटेशनल स्पेक्ट्रा is carried out, in which region rotational spectra is carried out। तो देखिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा कौन से रीजन में कैरिड आउट होता है,
तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमारा होता है माइक्रोवेव रीजन में कैरिड आउट, राइट, माइक्रोवेव रीजन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है कि कंडीशन कौन से मॉलिक्यूल्स, अब देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, दे आर रोटेशनल एक्टिव होंगे, नहीं, कंडीशन होती है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव। कंडीशन क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रोटेशनल एक्टिव हो, कि उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है दैट शुड हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। एंड सेकेंड कंडीशन है मॉलिक्यूल शुड बी इन गैसियस स्टेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव, कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव। ठीक है, कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास ताकि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाए, रोटेशनल एक्टिव हो जाए। तो फर्स्ट इज मॉलिक्यूल must have permanent dipole moment, molecule must have permanent dipole moment। ठीक है, मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास होगा मॉलिक्यूल शुड बी इन गैसियस स्टेट, molecule should be in gaseous state, right? अब देखिए ध्यान से, परमानेंट डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट के एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O। हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऐसे होता है जी। ठीक है, वी शेप होती है इसकी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे टू क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे ना इसका क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ना। जब आप डाइपोल मोमेंट क्या करते हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे डायरेक्शन होती है ना। ठीक है, और इसकी जो होगी लोन पेयर की साइड डायरेक्शन। तो यहाँ पे परमानेंट नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यस दिस इज रोटेशनल एक्टिव। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है शेप में लाइक दिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की। तो ये क्या हो गई, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो जो डाइपोल मोमेंट है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। इट मीन्स मॉलिक्यूल इज नॉट रोटेशनल एक्टिव, राइट। ऐसे ही अगर हम और बात करें, जैसे कि हमारे पास है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है ये इसकी शेप क्या होगी हमारे पास, ठीक है, टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल है तो अगेन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी लोन पेयर नहीं है ना। ठीक है, और सारे एटम्स क्या है, सेम है। अगर सारे एटम सेम हो, कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, और तो आपके पास डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। ये ऑलरेडी हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। अगर आपको, ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये स्टडी कर लिया होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, इनएक्टिव मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि हमारे पास है, और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं। ठीक है, ये अब देखिए HCl, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। दिस इज एक्टिव, दिस इज नॉट एक्टिव, इनएक्टिव। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऐसे होता है।
तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, कहीं से कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो दिस इज ऑल्सो एक्टिव। अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल क्या होता है? अमोनिया मॉलिक्यूल इट इज पिरामिडल इन शेप, ठीक है, इट इज पिरामिडल इन शेप, ये पिरामिडल होता है जी शेप में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होती है डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगी, तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो एक्टिव, ठीक है। अमोनिया मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्टिव। मींस है ना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास, तो वो मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे? रोटेशनल एक्टिव। और जो मॉलिक्यूल्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है जिनके पास, वो मॉलिक्यूल्स क्या है जी? हमारे पास रोटेशनल इनएक्टिव, राइट। तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी इन गैसियस स्टेट, मॉलिक्यूल हमारा गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है? एक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एक्टिव होने की कंडीशंस है, राइट। अभी तक देखिए हमने 2 क्वेश्चन स्टडी किए। पहला क्वेश्चन ये कि जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो किस रीजन में फॉल डाउन करता है, तो आंसर रहेगा माइक्रोवेव रीजन। सेकेंड कंडीशंस, ठीक है, आपको बतानी है फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव। फर्स्ट, मॉलिक्यूल मस्ट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, एंड सेकंड मॉलिक्यूल, ठीक है, शुड बी इन गैसियस स्टेट, राइट। चलिए अब हमें ना स्टडी करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, है ना, ये थोड़ा लाइट है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देखिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल हमें क्या करना है? स्टडी करना है, राइट। इससे पहले मैं एक बार वीडियो भी चेक कर लेती हूँ जी, ठीक है भाई। बीच बीच में ना मैं वीडियो चेक करती रहूंगी और आपको बताती भी रहूंगी, ठीक है, आपको बता दूंगी बीच में, है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लेक्चर शूट करते रहते हैं और कई बार लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाता, है ना। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। चलिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? अब है ना हमें एक रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि हमने ले लिया HCl, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl, HBr, इनके पास क्या है? परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और ये गैसियस स्टेट में भी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इनका रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी करना है कि इस स्पेक्ट्रा मतलब कि ना आपको, ठीक है, कैसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए, वो हमें क्या करना है? यहाँ पर स्टडी करना है, राइट। तो देखिए एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी इज गिवन बाय, रोटेशनल एनर्जी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है। रोटेशनल एनर्जी फॉर अ मॉलिक्यूल इज given by E is equal to H over, ठीक है, H स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर I J into J plus 1 जूल, ठीक है। ये क्या होती है हमारे पास एनर्जी की वैल्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H हमारे पास क्या है? H is Planck's constant, I is moment of inertia, J हमारे पास क्या होता है? रोटेशनल एनर्जी लेवल,
J इज रोटेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई कांस्टेंट होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये एनर्जी किसमें गिवन है, जूल में हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये टर्म होती है h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है, ये भी जूल होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेयर, ठीक है, v इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई। v क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है ना, तो इसको अगर पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कांस्टेंट नहीं है, बट इसको ऑल ओवर क्या बोला जाता है, रोटेशनल कांस्टेंट, v को। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू है रोटेशनल कांस्टेंट की जूल में, क्योंकि देखिए जे की तो कोई यूनिट होने वाली है नहीं ना, रोटेशनल एनर्जी लेवल की क्या यूनिट होगी, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। बट आपको ना एग्जाम में या फिर हम जब प्रैक्टिकली हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रा, तो वहां पे ना आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में होता है, तो क्यों ना हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स में अगर हमें एनर्जी को चेंज करना हो, देखिए एनर्जी जूल में हमारे पास क्या है, एनर्जी जूल में हमारे पास है h स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई j इंटू जे प्लस 1, ये हमारे पास एनर्जी है जूल में, राइट। अगर हमारे पास एनर्जी को हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, देखिए एनर्जी हमारे पास जूल में है, एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल में, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम क्या करेंगे, उसे hc से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, hc से डिवाइड करने पर क्या होगा, देखिए h की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल पर सेकेंड, ठीक है, और जूल सेकेंड होती है, सॉरी जूल सेकेंड। और जो हमारे पास c इज द स्पीड ऑफ लाइट, उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, हमने सेंटीमीटर मान लिया, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। आई चीज समझ में, मतलब अगर हमें एनर्जी को, एनर्जी जूल में है और हमें उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम एक्सप्रेशन को hc से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी j इंटू जे प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यूनिट क्या हो गई, सेंटीमीटर इनवर्स, तो E हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स क्या आ जाता है, h ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी j इंटू जे प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रोटेशनल कांस्टेंट की बात करूं, तो यहाँ पे रोटेशनल कांस्टेंट क्या यूज करोगे, 8 पाई स्क्वायर आई सी सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए, ठीक है, दोनों ही रोटेशनल कांस्टेंट है, ये भी रोटेशनल कांस्टेंट है और ये भी हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट है। डिफरेंस ये है, आपको जो यूनिट्स आपको गिवन हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, आपको रिजल्ट्स को यूज कर लेना है, राइट। बट आपको ना मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आपको सेंटीमीटर इनवर्स ही मिलता है, तो आपको ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये तो जस्ट मैथमेटिकल पार्ट है कि अगर हमें एनर्जी को, जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर रहे हैं, बाय डिवाइडिंग इट विद h इंटू सी, राइट। तो ये हमारे पास ये चीज होगी। अब हमें बात करनी है कि हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, तो एनर्जी क्या आ गई, E इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। E इज इक्वल टू बी, देखिए ये वाली वैल्यू b हो गई ना, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, b हो गई, j इंटू जे प्लस 1, चाहे सेंटीमीटर इनवर्स में लिखो चाहे जूल में लिखो, दोनों ही चीजें सेम है। तो ये एनर्जी हो गई। अगर अब हम मान लीजिए हम वैल्यू फाइंड आउट करें, व्हेन j इज इक्वल टू 1, अगर j की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, b इंटू 1 प्लस 1, कितनी आ गई, 2b,
फॉर जे इज इक्वल टू 2 एनर्जी कितनी आ जाएगी जी 2, ठीक है 2 + 1 3, 3 × 2 6, 6b, ठीक है। फॉर जे इज इक्वल टू 3 एनर्जी कितनी आ जाएगी 12b। फिर जे इज इक्वल टू 4 एनर्जी कितनी आ जाएगी 20b। जे इज इक्वल टू 5 एनर्जी इज 30b, राइट, ऐसे आ जाएगी। अब देखिए अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी लेवल में तो वो कितना है 4b का, है ना। सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस है 6b, थर्ड और फोर्थ में 8b और इसमें 10b। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस, इन स्टेटमेंट को ना ऐसे ही हल्के में मत लेना, क्योंकि ना ऐसे यहाँ पे ना स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। स्टेटमेंट बन के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस, ठीक है, जैसे जैसे जे की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज होती है तो क्या होती है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। फिर एज द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीजेस, ठीक है, गैप बिटवीन एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस, गैप बिटवीन टू रोटेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, गैप बिटवीन एनर्जी लेवल ऐसे लिख लेना, रोटेशनल एनर्जी लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस। गैप भी तो इंक्रीज हो रहा है, पहले गैप कितना था 4b, फिर 6b, फिर 8b, फिर 10b। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है मान लीजिए j इज इक्वल टू 1, दिस इज j इज इक्वल टू 2, दिस इज j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4 एंड j इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखिए j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी एनर्जी थी, j इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी थी 2b, यहाँ पर एनर्जी 2b, यहाँ पर 6b, यहाँ पर 12b, यहाँ पर 20b और यहाँ पर 30b, राइट। तो देखिए यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस 4b, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस 6b का है, यहाँ पर 8b का डिफरेंस है और यहाँ पर 10b का डिफरेंस है, राइट, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या आनी चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसे हाईलाइट करके लिख देना कि जैसे जैसे जे की वैल्यू इंक्रीज होती है एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग हमारे पास जो गैप बिटवीन एनर्जी लेवल है वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गया। अब देखिए अब हमारे पास आता है सिलेक्शन रूल, ठीक है। अब है ना हमें ये तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है, इनके बीच में ऐसे ऐसे गैप इंक्रीज हो रहा है, ये इनकी एनर्जीज है, ये तो हमने इसकी बात की। अब हमें तो मुद्दे पर आना ना, हमारे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है जो मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल की हमने इंटरेक्शन करवाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, हमें ये देखना है फाइनली उसका जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा आएगा, है ना। स्पेक्ट्रा मतलब जैसे कि पूरा एक फोटोग्राफ आ जाता है ना, उसके ऊपर पीक्स हमें लाइंस हमें ऑब्जर्व होती है, वो किस फ्रीक्वेंसी पर आ रही है, ठीक है। तो वो होता है स्पेक्ट्रा। जैसे कि अगर मान लो कि हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट का जैसे एक्सरे करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है ना कि यहाँ से डॉक्टर को कि यहाँ से फ्रैक्चर है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो हमारे पास अभी ये तो हमने बात की एनर्जीज की, अब हमें बात करना है स्पेक्ट्रा की, है ना, कि स्पेक्ट्रा। तो ऐसा तो होता नहीं कि हर एक ट्रांजिशन ही यहाँ पे पॉसिबल होगी, मैं ये बोलूँ कि J इज इक्वल टू 1 से 4 ये ट्रांजिशन होगी, नहीं। इसके लिए क्या होते हैं पर्टिकुलरली हमारे पास सिलेक्शन रूल। तो व्हाट आर द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो देखिए सिलेक्शन रूल क्या होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रूल अगेन एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, आ चुका है पहले, PYQ है, ठीक है। सिलेक्शन रूल आपको सभी के पता होने चाहिए। जब आप हमारी ना सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएंगी ना तो इस तरीके से याद करना, सभी को एक साथ लेकर याद करना कि जैसे मान लो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन से रीजन में फॉल डाउन होती है, माइक्रोवेव में,
फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरीके से आपको ना सारे ऐसे पर्टिकुलरली एक एक पॉइंट आप सबका इस तरीके से क्या करना, लर्न करना इसको, ठीक है। पर एक बार पहले हो जाने दो टॉपिक्स, ठीक है, लास्ट में मैं आपको खुद से बता दूंगी। तो देखिए सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल हमारे पास क्या है, यहाँ पर सारी, ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी ट्रांजिशंस अलाउड होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखना ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलाउड, ओनली दोज ट्रांजिशंस, only those transitions are allowed, only those transitions are allowed for which delta j is equal to प्लस माइनस 1, ठीक है। ओनली वो ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं जिसके लिए डेल्टा जे किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। when डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस 1 तो हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और when डेल्टा जे इज इक्वल टू माइनस 1 तो हम क्या बोलते हैं, एमिशन हो रहा है, हम क्या बोलते हैं, एमिशन हो रहा है, राइट। एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, ठीक है। डेल्टा जे प्लस 1 एब्जॉर्प्शन, डेल्टा जे माइनस 1 एमिशन, राइट। अब देखिए यहाँ पर है ना हमारे पास, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ आपको 1 to 2 ट्रांजिशन अलाउड होगी, यस, क्योंकि यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, तो गैप कितना है, 1 है ना। अगर मान लीजिए आपको ये कहा गया, ठीक है, 2 to 4 इज दिस ट्रांजिशन इज अलाउड, नो, यहाँ पे जो डेल्टा जे का गैप है वो 2 आ रहा है, तो ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि 4 माइनस 2 आ रहा है ना, तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर बोला जाए आपको 2 to 1 तो देखिए 1 माइनस 2 ये है ना फाइनल, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, यस, माइनस 1 इज अलाउड, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए 3 to 3 ये तो होता है 0, तो दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड था। उसके बाद जैसे कि आपको बोला जाए 5 to 3 तो देखिए 3 माइनस 5 माइनस 2, अगेन दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। 2 to 5, ठीक है, 5 माइनस 2 3, अगेन दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, राइट। तो ये सिलेक्शन रूल होता है। सिलेक्शन रूल क्या है हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए, दैट शुड बी डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करें यहाँ पर कि मतलब मान लीजिए j इज इक्वल टू 1 से 2 ये ट्रांजिशन अलाउड होगी, 2 से 3, 1 से 3 अलाउड नहीं होगी, 1 से 3 अलाउड नहीं होगी, 2 से 3 अलाउड होगी, 3 से 2 अलाउड होगी, 4 से 3 अलाउड होगी, 3 to 4 अलाउड होगी। इस तरीके से हमारी जिसमें डेल्टा जे का गैप क्या आएगा जी, हमारा प्लस माइनस 1 आएगा, वो ट्रांजिशन अलाउड होगी, दूसरी ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, राइट, ठीक है, यही मतलब हुआ। तो हमारे पास फिर हमें जब हम फाइनली इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, देखिए अब क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस 1 पे ही क्या हो रही है, ठीक है, प्लस माइनस 1 पे ही ट्रांजिशंस अलाउड हो रही है, तो हमें क्या मिलेगी, देखिए इस तरीके से हमें लाइन से मिलती है, ये जैसे कि फ्रीक्वेंसी, ये हमने इसको ऐसे प्लॉट कर लिया, ठीक है, ये हमने ऐसे प्लॉट कर लिया इसको, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पे गैप कितना था, 2b, पहले यहाँ पे 2b था, फिर 4b, ठीक है। तो देखिए जब है ना आपके पास, हमने कहा जैसे 1 से लेकर 2 ये वाली ट्रांजिशन अलाउड है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर एक लाइन हमें मिलेगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ पर हमारे पास गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 4b। अच्छा हमने एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी, जब j इज इक्वल टू 0 होता है, 0 नहीं लिखा ना हमने, ये भी आप लिख लीजिए प्लीज, j इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब j की वैल्यू 0 होगी तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी, 2b भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, 2b आप यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, j इज इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है, 2। अच्छा 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग तो 0 ही हो जाएगी, एक मिनट रुकिए,
ठीक है, जीरो को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू जीरो, जीरो को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट जीरो से वन में ट्रांजिशन तो हो सकती है ना, ठीक है, तो टू बी गैप आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ये ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया, J इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एनर्जी क्या है जीरो, यहाँ पे गैप तो कितना है टू बी है ना, ठीक है, तो ट्रांजिशन तो हो ही सकती है जीरो से वन में, ठीक है, ट्रांजिशन हो सकती है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे। तो देखिए, तो पहली लाइन हमें यहाँ पर टू बी पर मिलेगी, है ना, फिर सेकेंड जब यहाँ पे जीरो से वन में ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ पे किस में ट्रांजिशन हो रही है, जब वन से टू में ट्रांजिशन हो रही है, फोर बी पे लाइन मिलेगी, फिर हमें जब टू से थ्री में ट्रांजिशन होगी तो हमें सिक्स बी पर लाइन मिलेगी, फिर थ्री से फोर में होगी ट्रांजिशन तो हमें एट बी पर लाइन मिल रही है, वो डिफरेंस एट बी है ना ट्रांजिशन, फिर फोर टू फाइव के केस में हमें 8-10 बी पर क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। ये सब कुछ इसी चीज से आई है। देखिए हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांजिशन हुई तो ये गैप कितना है टू बी पे एक लाइन मिली, फिर 4b वाले डिस्टेंस पर एक लाइन मिली, फिर 6b, फिर 8b, फिर 10b वाले, ठीक है, तो हमारे पास हमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या आएंगी, ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हुआ, देखो 2b 4b, 2b, यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है 2b, 4 और 6 है, यहाँ पे 6 और 8 अगेन 2b, यहाँ पे भी 2b। तो देखिए जैसे जैसे j की वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो गैप होता है बिटवीन टू रोटेशनल एनर्जी लेवल वो क्या होता है, इंक्रीज, बट गैप बिटवीन टू स्पेक्ट्रल लाइंस रिमेन सेम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगेन इसे हाईलाइट करके लिखना, ठीक है, क्योंकि ना अगर हम इन चीजों को बस ऐसे ही लिखते रहे हमें ये पता ही नहीं होता कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन चीजों को आप हाईलाइट करके पढ़ोगे, ठीक है, हाईलाइट मैं करवा रही हूँ, उनको हाईलाइट करते जाना, क्योंकि एग्जाम में ना डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज है ना हम क्या करते हैं, हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, इक्वली सभी को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और कई बार तो ये होता है कि वो चीज हमारे, ठीक है, जस्ट हमें नॉलेज होने के लिए वो पढ़नी होती है, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना होता है, राइट, ठीक है। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा गेट का एग्जाम है, टिफर का एग्जाम है, तो प्लीज आपको, ठीक है, जो ये स्टेटमेंट मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इन्हें हाईलाइट कर लेना, तो प्लीज उन्हें हाईलाइट आप कर लेना। जब बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एंड जब आप एग्जाम दोगे तो आपको ये चीज लगेगा कि हाँ जी मैम ने ये बात बिल्कुल सही कही थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, एज द वैल्यू ऑफ j इंक्रीजेस, एज द वैल्यू ऑफ j इंक्रीजेस, द गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स, द गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स, ठीक है, जो गैप है दो एनर्जी लेवल्स के बीच में, the gap between energy levels increases, ठीक है। however as the value of j increases, as the value of j increases, the gap between two spectral lines remains same. The gap between two spectral lines remain constant, ठीक है, remain same आप लिख सकते हो, remain same, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप है वो क्या रहेगा, सेम, जबकि जो गैप बिटवीन एनर्जी लेवल्स है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज, राइट, ठीक है जी, हाँ जी सही है जी। अभी मैं वीडियो ही चेक कर रही थी, एक बार मुझे लगा वीडियो देख लेनी चाहिए। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद है ना हमारे पास क्या आता है, ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जैसे ये है क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच, कैलकुलेट या फिर कैलकुलेट द रोटेशन, calculate
calculate the frequency at which rotational spectral line स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहे हो वो, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, for 9 to 10 will be observed। जो वो कहता है जब j is equal to 9 से 10 में ट्रांजिशन होगी तो स्पेक्ट्रल लाइन, रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ऑब्जर्व होगी? 9 to 10 will be observed, ठीक है। अब देखिए आपको है ना, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स बनाई थी, हमने कहा जब ट्रांजिशन 0 से 1 पे हो रही थी तो 2b पे मिल रहा था, मतलब जो गैप आ रहा था ना बीच में 0 और 1 का एनर्जी लेवल का, तो वो वहां पर इसकी वैल्यू आ रही थी, ये फ्रीक्वेंसी थी। फिर 1 से 2 वाली 4b पर, तो अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछ लिया 9 से 10 वाले में। तो एक तो इसका तरीका क्या है कि पहले आप, ठीक है, E9 निकालो, E10 निकालो और फिर इन दोनों को क्या कर दो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तब आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, देखिए क्या है हमारे पास होता है b j इंटू जे प्लस 1, j की वैल्यू 9, j प्लस 1 कितना आ गया 90b, यहाँ पर b, ठीक है, 10 इंटू 11, ये कितना आ गया जी हमारे पास 110b। इनके दोनों के बीच का गैप कितना है हमारे पास 20b है, तो E10 माइनस E9 तो कितना आ गया यहाँ पर 20b, राइट। 20b हमारे पास यहाँ पर आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 20b, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पर हमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। अब देखिए अब हमें पता है क्या करना है, अब हमें ना ये करना है यहाँ पर इस केस में आकर, अब है ना इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका भी। डायरेक्ट तरीका क्या है, आप डेल्टा ई निकाल लीजिए, ठीक है, डेल्टा ई निकाल लीजिए। देखिए डेल्टा ई क्या आएगा इज इक्वल टू ई जे प्लस 1 माइनस ई जे, है ना, यही तो हो रहा है फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, ऐसे तो ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। अब आपको भी मैम थर्ड से सेकंड में भी तो हो रही है, वो भी हो रही है, तो j माइनस जे प्लस 1 ये हो जाएगा वहां पे, और तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, बट वो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा आपको दिखाई देगा फिर, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव में ऐसे एनर्जी आ जाएंगी, ठीक है, हमें ये लिखना है। अब देखिए हमारे पास, ठीक है, एक ये चीज भी सोचना कि एनर्जी क्या नेगेटिव में होगी, ठीक है, हमेशा रिजल्ट आपको ऐसे ही मिलेगी पॉजिटिव में, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारे पास ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि थर्ड से सेकंड इसमें भी ट्रांजिशन आ सकती है, पर वो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी फिर, एमिशन स्पेक्ट्रा की। ये जो हम बोल रहे हैं j इज इक्वल टू 1 से 2 में, 2 से 3 में, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर j प्लस 1 हमने पुट कर दिया, फॉर्मूला होता है b j इंटू जे प्लस 1। अब j की जगह j प्लस 1, यहाँ पर j प्लस 1 होता है ना, तो ऐसे पुट करोगे माइनस b j इंटू जे प्लस में 1, तो ये क्या बन गया यहाँ पर j प्लस 1 इंटू जे प्लस 2, मतलब हमने यहाँ पर j की वैल्यू क्या पुट करी है, j प्लस 1 पुट की है, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल है ना इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर b इंटू जे प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पर से j प्लस 2 माइनस j, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2b इंटू जे प्लस में 1, 2b इंटू जे प्लस में 1, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, इसका आंसर आ गया डेल्टा ई। तो आप है ना डायरेक्ट, जैसे कि मान लीजिए आपको लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन था यही वाला, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट विच रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन 9 to 10 विल बी ऑब्जर्व्ड। तो आप क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करते हैं, फिर आप कहते हैं मैम जे की वैल्यू कौन सी यूज करें, 9 या 10, जो लोअर वैल्यू है जे की वो आपको यूज करनी है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ जे, पुट द वैल्यू ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ जे। लोअर वैल्यू ऑफ जे का मतलब ये है कि जैसे 9 to 10 है, 9 to 10 में आपको 9 यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। अगर आप देखिए 9, ठीक है, 9 to 10 ट्रांजिशन, 9 to 10 ट्रांजिशन, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ जाएगा 2b इंटू 9 प्लस 1 कितना आ गया 20b। अब
अभी हमने निकालना है ना ये आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या आया था, 20 भी आया था, यहाँ पे भी क्या आया है, 20 भी आया है। तो आप है ना डायरेक्ट इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको डेल्टा ई ही तो निकालना है, क्योंकि उस डेल्टा ई के कॉरेस्पॉन्डिंग ही आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है जहां पर रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हुआ जी, ये हमारे पास हुआ रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ से ना और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखिए, न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है द गैप बिटवीन rotational lines, the gap between rotational lines in the spectrum, rotational line in the spectra is 2 centimeter inverse, 2 centimeter inverse. Calculate the rotational constant I and mu, ठीक है। कैलकुलेट V I and mu, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए हमारे पास है ना रोटेशनल लाइंस के बीच का जो गैप है वो दिया हुआ है स्पेक्ट्रा में, ठीक है। रोटेशनल लाइन का मतलब है जो आपको स्पेक्ट्रा ऐसे मिलता है ना, ठीक है, ऐसे लाइंस आपको मिल रही है, उनके बीच का गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर इनवर्स है, जो कि किसके इक्वल होता था, 2b के इक्वल होता था, अभी हमने पढ़ा। तो देखिए 2b किसके इक्वल हो गया, 2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो मतलब b की वैल्यू तो क्या आ गई जी, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। एक पार्ट हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया, राइट। उसके बाद सेकंड हमें निकालना है I की वैल्यू, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, H ओवर 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये हमने क्यों लिखा, H स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर I क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो किसमें गिवन है, सेंटीमीटर इनवर्स में गिवन है ना। तो वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में है तो B की हम ये वैल्यू यूज करेंगे। तो I किसके इक्वल आ गया जी, I हमारे पास आ गया H ओवर B इन 8 पाई स्क्वायर C इंटू B ये आ गया। अब देखिए H की वैल्यू क्या है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। 8 पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू है 22/7 का स्क्वायर, ठीक है, 22/7, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 22/7 ऐसे लिख दिया। C की वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स में लेनी है 3 इंटू, वैसे तो 10 की पावर 8 होती है ना, पर हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, वो मीटर पर सेकेंड होती है। और B की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। I की वैल्यू अब आ जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये यूनिट्स ही आएंगे उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I हमारे पास, ठीक है, जब हम इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.78, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर हमारा आएगा 2.78 इंटू 10 की पावर -46, 10 की पावर -46, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। उसके बाद हमें क्या निकालना है, म्यू नहीं निकालना होगा जी, हमें निकालना होगा आर, क्योंकि फिर गिवन होना चाहिए ना, हमें गिवन निकालना होना चाहिए, आर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हमें आर फाइंड आउट करना है, एक मिनट रुकिए, फिर हमारे पास म्यू आना चाहिए, है ना। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। पता क्या है, यहाँ पर रोटेशनल स्पेक्ट्रम फॉर HCl गिवन है, 4 HCl, ठीक है, और हमें R निकालना है, म्यू नहीं निकालना, ठीक
ठीक है, म्यू तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, कैलकुलेशन की क्या नीड है ना। म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू हमारे पास होता है m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है थर्ड पार्ट के लिए r जब निकालना है, i किसके इक्वल होता है, म्यू आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ i अपॉन में म्यू। पहले हम क्या निकालते हैं, म्यू, म्यू इज रिड्यूस्ड मास, ठीक है, m1 m2 म्यू फॉर HCl, तो क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ Cl ओवर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। तो देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन 35.5, यहाँ पर 1 प्लस 35.5, तो ये कितना आ गया 35.5 अपॉन 36.5 ग्राम पर मोल, ये किसमें है, ग्राम पर मोल। अब देखिए हमारे पास है ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर किसमें है, जो ग्राम पर मोल में हमारे पास मास है, क्यों है, क्योंकि ये भी ग्राम पर मोल था, ये भी ग्राम पर मोल था, ठीक है, एक मोल का मास है ना, ग्राम पर मोल स्क्वायर हो गए, तो नीचे प्लस है तो प्लस में सिर्फ ये ग्राम पर मोल रहा, ठीक है, तो ये कैंसिल, तो ये ग्राम पर मोल आ गया। बट है ना हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की यूनिट में इन्वॉल्व हुआ है जूल, और जूल में इन्वॉल्व होता है किलोग्राम, तो मतलब हमें इसको, इस मास को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए किलोग्राम, ओनली किलोग्राम में, ग्राम पर मोल को, ग्राम पर मोल को हमें चेंज करना है किलोग्राम में। मान लीजिए 1 ग्राम पर मोल है, उसको केजी में चेंज करना है, तो देखिए ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय में 1000। अब पर मोल को हटाना है, ठीक है, तो उसको मोल से, यहाँ पर मोल है ना ये, इसलिए मोल से एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे तो नीचे डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि ये पर मोल है, इसलिए ग्राम को किलोग्राम में 1000 से डिवाइड, ये पर मोल है, पर मोल को कैंसिल करने के लिए मोल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्स में तो यहीं पे होएगा ना, डिवाइड ही होएगा ना, यहाँ पर 10 की पावर 23, ठीक है, यहाँ पर। अब है ना इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है, ये क्या है 1 ग्राम पर मोल को हम किस में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर केजी में। तो देखिए ये पहले 1, ठीक है, यहाँ पर 1/1000 हो गया, तो ये क्या बन गया, किलोग्राम बन गया। अब ये था पर मोल, ठीक है, पर मोल से पर मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पर मोल से पर मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ना आप डायरेक्ट लर्न कर लेना, डायरेक्ट लर्न कर लो, ठीक है, कि अगर हमें ग्राम पर मोल को किलोग्राम में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg से, इस वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट, ठीक है, क्योंकि ना फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है यूनिट कन्वर्जन का। एग्जामिनर आपको कैसे भी यूनिट कन्वर्जन आपको दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास म्यू क्या आ गया, म्यू हमारे पास आ गया जी 35.5 ओवर 36.5 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ i अपॉन में म्यू, ये था। तो देखिए i की वैल्यू, ठीक है, कितना है i की वैल्यू, i हमारे पास है यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रहा, अभी हमने वैल्यू लिखी थी जी, लिखी थी ना, अभी वैल्यू कहाँ गई, ठीक है, 2 इंटू, मैंने आपको कहा था 2.78 इंटू, ये आई है वैल्यू 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 46, ठीक है, 2.78 इंटू 10 की पावर माइनस 46 अपॉन में ये आ गया 35.5
ओवर 36.5, ये 36.5 ऊपर चला जाएगा, 36.5 यहाँ पे है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, राइट। तो हमारे पास इसको आप सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करके हमारे पास जो आएगा वो आएगा, ठीक है, 1.674 इंटू 10⁻⁻20, तो आंसर आ जाएगा 4.14 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। आर की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इस तरीके से यहाँ पे एक नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछे भी उन्हीं एग्जाम्स में जाएंगे जहां पर कैलकुलेटर अलाउड होगा, राइट। या फिर जैसे कि अगर जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो जैसे कि कोई टीचिंग एग्जाम है उसमें क्या पूछ लेगा, वो बी की वैल्यू पूछ लेगा आपसे, ठीक है। सिंपल आपसे यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड आउट करवा लेगा। आपको यहाँ पे इतना लेंथी नहीं देगा कि आपको स्क्वायर रूट वगैरह इस तरीके से हायर वैल्यू का आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।